Hello and Namaste aspirants. I am Palak Sharma, your faculty and mentor at Center for Ambition, and I welcome you all to another video from Center for Ambition. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इन दिनों में न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पर और आपके सोशल मीडिया पर हेडलाइंस में है. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इन द डिस्कशंस, इज इन द डिबेट. हमारे आज के टॉपिक का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026. तो हाल ही में 13 मार्च 2026 को हमारी भारत की संसद में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक बिल लाया गया है विच एम्स टू अमेंड द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. So this particular act, Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, ये लाया गया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी इन आवर सोसाइटी. ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्हें अपनी ही फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है. सो वी टॉक अबाउट वेरियस kinds of vulnerable communities while we study society for our exam. We talk about children, we talk about senior citizens, we talk about minorities, we talk about the so-called backward castes, right? But this particular community is one such जिन्हें अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, अपने इमीडिएट रिलेटिव्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है. मैक्सिमम ऑफ देम हैव टू लिव आउट ऑफ देयर होम, है ना. उन्हें अपने घर तक पर रहने को नहीं मिलता है. तो इस कम्युनिटी को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2019 में. इसी एक्ट में इस साल अमेंडमेंट लाया जा रहा है, बट उन अमेंडमेंट्स का बहुत विरोध किया जा रहा है. चाहे आपके ह्यूमन एक्टिविस्ट्स हो, यूथ हो, आपका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हो, ये सभी इसके अगेंस्ट हैं और बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले ले. तो एग्जैक्टली इस अमेंडमेंट में क्या है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, उसके लिए हमें समझना होगा कि इस एक्ट में एग्जैक्टली ओरिजिनली क्या था. उससे पहले शुरू करते हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ना. तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हमारी कंट्री में 4.87 लाख पर्सन्स हैं जो खुद को एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं. सो मेल फीमेल के अलावा एज अ थर्ड जेंडर 4.87 लाख पीपल खुद को आइडेंटिफाई कर रहे थे इन द सेंसस 2011. एंड ऑब्वियसली आज के टाइम पर ये नंबर बहुत बढ़ गया होगा, राइट. तो ट्रांसजेंडर्स, पहली बात होते क्या हैं. ट्रांसजेंडर्स इन वेरी सिंपल टर्म्स आर दोज पीपल जिनके जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है उस जेंडर आइडेंटिटी से जो उन्हें बर्थ के टाइम मिली थी. तो जब एक बच्चा पैदा होता है, यू कॉल देम अ बॉय और अ गर्ल, है ना. एंड देन एज दे ग्रो ओल्ड दे बिकम अ मैन और अ वुमेन. तो ये जो मैन वुमेन बॉय गर्ल है, इस आइडेंटिटी से वो डिफरेंट होते हैं. दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द आइडेंटिटी दैट दे वर असाइंड एट बर्थ. एट बर्थ you have your everyone is born with different sexual organs, different reproductive organs, right? So based on those organs you decide the sex. It is a biological concept, right? You are either a male or a female, ठीक है. But gender is a social construct. Gender is not a biological construct. It is a social construct. While your sex decides कि आपके पास कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, your gender decides कि आपको एक सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे आपके रोल्स होंगे, क्या आपके फंक्शंस होंगे, कैसे आपको एक्ट करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज़ और द मेन आर एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी द ब्रेड विनर ऑफ देयर हाउस, है ना. दे आर एक्सपेक्टेड कि वो अपने इमोशंस को दबा कर रखेंगे, सप्रेस करके रखेंगे, रोएंगे नहीं, राइट. तो ये कौन सिखाते हैं? ये सोसाइटी हमें सिखाती है. तो द सोशल एस्पेक्ट, द सोशल कंस्ट्रक्ट मेक्स अस मैन और अ वुमेन और अ बॉय और अ गर्ल. आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, दे जस्ट मेक यू अ मेल और अ फीमेल. बट द सोशल बिहेवियर, द सोशलाइजेशन, द सोशल एक्सपेक्टेशंस, दे मेक अस मेल और फीमेल, दे गिव अस द जेंडर, राइट. तो हम क्या कह रहे हैं, आपको बर्थ के टाइम पर जो जेंडर असाइन किया गया था उस जेंडर के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. दोज पीपल आर कॉल्ड एज transgender. This definition was also given in the act that we are talking about, which is Transgender Persons Protection of Rights Act.
तो इस एक्ट में भी यही डेफिनेशन दी गई है ट्रांसजेंडर्स की, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म LGBTQIA. So it is a umbrella term. It is a, sorry, not an umbrella term, but it is a whole spectrum of various kinds of identity based on how do people identify themselves, right? So the definition of transgender which is given in the act, it includes various categories. Let's look at it. ये जो आपका एक्ट है, ट्रांसजेंडर की पहली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इन्होंने यही बताई है कि बर्थ वाले जेंडर से आपकी आइडेंटिटी मैच नहीं करती, आपका जेंडर मैच नहीं करता. इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांस मेन, ट्रांस women, intersex persons, gender queer individuals and socio-cultural identities. So trans men, trans women who have changed their hormonal structure, they have changed their body parts and all to become the other gender, to become the other sex, right? They are called as trans men and trans women. So they were born with some other organs, now they have gone through surgeries and all to become the other sex or the other gender. उन्हें हम कहते हैं trans men and trans women. They are included in the definition. Then intersex persons, those whose reproductive organs are not properly developed, they are also included in the definition. Gender queer individuals, those individuals who are confused about their identity, who are unable to categorize themselves in one of the binary categories. वो ना तो खुद को मेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना फीमेल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, दे आर कन्फ्यूज, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. एंड इसके अलावा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कल्चरली, ट्रेडिशनली कुछ कैटेगरीज लोगों को दी गई हैं. सो हम अपने आसपास जिन्हें किन्नर बुलाते हैं या फिर जो जिन्हें हम अपने सेलिब्रेशंस में बुलाते हैं टू ब्लेस अस, टू गिव अस ब्लेसिंग्स, उन लोगों को भी इस डेफिनेशन का पार्ट रखा गया है. तो एज यू कैन सी, ये जो डेफिनेशन दी गई है ट्रांसजेंडर की अंडर द एक्ट ऑल्सो, इट इज़ प्रिटी वास्ट, इट इज़ प्रिटी डाइवर्स. ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लेकर चल रही है, ये आपका सोशल एस्पेक्ट भी लेकर चल रही है, और एक पर्सन का इंडिविजुअल, उसकी फीलिंग्स, उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी लेकर चल रही है, और उन सबको इस डेफिनेशन का पार्ट रखा गया है. एक बड़ा चेंज जो इस बार के अमेंडमेंट में लेकर आया गया है वो इस डेफिनेशन में ही है. तो डेफिनेशन को बहुत नैरो डाउन कर दिया गया है. क्या चेंजेस लाए गए हैं, दैट वी विल लुक एट इन अ वाइल, राइट? ओके, अब हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की. एक्ट का पहला प्रोविजन था इसकी डेफिनेशन विच वी हैव सीन. बाकी के प्रोविजंस देखने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो अबाउट द एक्ट इज दैट इट वॉज ब्रॉट आफ्टर द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में जिसको कंक्लूड किया गया था, इस एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया. अदरवाइज आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइनरी जेंडर्स थे, यू आर ईदर अ मेल और यू आर अ फीमेल, ठीक है, आप एक मेल हैं या फीमेल हैं. पहली बार थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया, उसको लीगल स्टेटस दिया गया. तो नाउ व्हेन यू सी और ऑल योर एग्जामिनेशन फॉर्म्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आप देखते होंगे मेल फीमेल के अलावा अदर का भी एक ऑप्शन आता है, राइट? तो वो अदर को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के बाद, और इसके बाद ही आप इस केस के बाद, और इसके बाद ही आपका ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स के लिए एक्ट लेकर आया गया इन 2019 विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2020. और फिर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी लेकर आए गए इन 2020 itself, राइट? क्या है बाकी के प्रोविजंस, लेट्स लुक एट दैट. फर्स्ट वी हैव लुक्ड एट द डेफिनेशन. सेकंड, अब जितने भी लोग खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, दे वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ ट्रांसजेंडर एवरीवेयर लीगली ऑल्सो, तो उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो ये सर्टिफिकेट आप लेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से. यू हैव टू डू नथिंग, आप बस ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया है, उस पर जाएंगे, आप खुद को डिक्लेयर करेंगे दैट येस आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर, आई आइडेंटिफाई एज द थर्ड जेंडर, एंड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. सो यहाँ पर क्या प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है. यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर दैट येस आई बिलोंग टू दिस अदर जेंडर, राइट? तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर था, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिले, सिर्फ और सिर्फ आपको कहना है और खुद को उससे आइडेंटिफाई करना है. अब इस प्रोविजन में भी एक मेजर चेंज लेकर आया गया है जो कि हम अभी देखेंगे. देन दिस एक्ट
दिस एक्ट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव ये प्रोहिबिट करती है, मना करती है ये एक्ट, राइट। तो आपको एजुकेशन में, पब्लिक स्फेयर में, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर कोई आपके साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप ट्रांसजेंडर हैं। सो दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट. It is very similar to the untouchability right against the untouchability, जहाँ पर आपके साथ आपकी उस आइडेंटिटी के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज, रेजिडेंस एंड मूवमेंट। पब्लिक स्फेयर में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, राइट। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट्स protects the right to reside with family and from exclusion or forced separation. तो एक मेजर प्रॉब्लम जो हमने अपनी वीडियो के स्टार्ट में भी बात करी, दे आर मोस्ट वल्नरेबल। क्यों? क्योंकि उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फैमिली के साथ नहीं रहने दिया जाता है। तो दिस एक्ट इज प्रोटेक्टिंग योर राइट टू रिजाइड विद द फैमिली। आपको अपनी फैमिली से दूर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। देन आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट किया गया है, दे आर ऑब्लिगेटेड कि उन्हें ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनानी होगी, स्कीम्स बनानी होगी, उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करना होगा। अब जिन लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, अक्सर दे लिव इन कम्युनिटीज़ who all identify with the same kind of group, right? So all the LGBTIQA people might be living together in clusters and most of the times वो बहुत ही poor conditions में रह रहे होते हैं। For example, one of the reports said कि the highest number of HIV patients in our country इज ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। तो वो जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, ना उधर सैनिटेशन है, साफ़ सफाई है, ना उधर अच्छी रहने की सुविधा है, जॉब्स उनको मिलती नहीं है, कहीं पर इज्जत समाज में उन्हें मिलती नहीं है। तो इन सब के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट को उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्कीम्स लेकर आनी होगी, उनका वेलफेयर का देखना होगा। ओके, सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट में उनका इंक्लूजन होना ज़रूरी है, राइट। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस एक्ट के अंडर एक बॉडी लेकर आई गई, नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, NCTP। NCTP का काम है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, उस पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करेगी और इस एक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखेगी, राइट। देन अगर आप इस एक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं तो देयर आर ऑब्वियसली पेनल्टीज, देयर इज इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है और फाइन्स भी आपको देने पड़ सकते हैं, बट जेल यहाँ पर है अप टू 2 years ओनली, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 years। अब दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब आपको एक बार प्रोविजन समझ में आ गए हैं तो आप अमेंडमेंट ईजिली समझेंगे और उनमें इशू क्या है वो भी आप ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे। सो लेट्स लुक एट देम। पहला जो अमेंडमेंट आया है, पहला जो चेंज आया है, इट इज़ इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स इटसेल्फ। तो अभी आपने देखा कि बहुत वेरीड डेफिनेशन है, जिसमें आपके बायोलॉजिकल, साथ ही साथ आपके सोशल और साथ ही साथ आपके इंडिविजुअल इमोशनल एस्पेक्ट को भी जोड़ा गया है। तीनों के ऊपर ध्यान रखकर आपकी डेफिनेशन बनाई गई थी, बट नाउ द न्यू डेफिनेशन एक्सक्लूड्स दिस एलिमेंट। तो जो लोग कंफ्यूज हैं अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिटी, जो सेल्फ परसीव्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, जो खुद को मेल या फीमेल में क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं, नहीं उसके साथ एसोसिएट कर पाते हैं, उन लोगों को अब ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। नाउ द न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर इंक्लूड्स ईदर ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन, it includes intersex persons, intersex people, right? इसके अलावा it includes the socio-culturally identified transgenders। तो जो आप किन्नर समाज कहते हैं, हिंजड़ा समाज कहते हैं, उन्हें यहाँ पर ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में रखा गया है। पर जो हमने क्वीर कम्युनिटी की बात करी थी, those who are not yet confirmed about their identity, उन्हें इस डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। सो एक्सक्लूजन ऑफ सेल्फ परसेप्शन, दे एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड पर्सन्स हुज आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन ओनली सेल्फ परसेप्शन। तो जेंडर फ्लूइड, जेंडर क्वियर एंड नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ को इस डेफिनेशन से बाहर कर दिए गए हैं। तो पहला जो क्रिटिसिज्म इसका है वो यही है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट के अंडर साफ साफ कहा था, अ पर्सन शुड हैव
द राइट टू टेल विच आइडेंटिटी दे बिलोंग टू, राइट. एक पर्सन खुद बताएगा विच जेंडर आइडेंटिटी डू दे हैव. अब जैसे ही इन्होंने सेल्फ परसेप्शन को आउट किया है, दैट राइट इज नैरोड. उस राइट का पूरा, उस राइट के अगेंस्ट जाती है ये डेफिनेशन. अनदर थिंग, हमने यहाँ पर कहा कि यू हैव टू जस्ट गिव सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट मिल जाएगा. पर अब उस सेल्फ डिक्लेरेशन वाले सेक्शन को भी हटा दिया गया है, सेक्शन 4 को यहाँ से हटा दिया गया है. नाउ द बिल प्रपोजेस कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना होगा. पहले आप मेडिकल बोर्ड के पास जाओगे, मेडिकल बोर्ड वेरीफाई करेगा दैट राइट यस यू डू बिलोंग टू ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी. वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, उसे दिखाकर आपको अपना ट्रांसजेंडर वाला सर्टिफिकेट मिलेगा. सो नाउ you will have your certificate has to be obtained on the basis of recommendation from a medical board. medical board को head करेंगे chief medical officer या deputy chief medical officer. तो दो सबसे बड़े provisions जो एक्ट ने हमें प्रोवाइड किए थे, इतना ब्रॉड जो डेफिनेशन दिया था उसे नैरो डाउन कर दिया गया है, और जो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आपको नालसा केस में मिली थी उसके अगेंस्ट ये अमेंडमेंट लेकर आया गया है, राइट. ओके, लेट्स मूव अहेड. ओके, अनदर प्रोविजन कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकता है ये बिल. तो लेट से आज की डेट में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है एंड यू से कि जेंडर की डेफिनेशन, ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, तो वो लोग जिन्हें पहले ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिल चुका था एंड नाउ दे डू नॉट क्वालिफाई एज ट्रांसजेंडर अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन, उनके साथ क्या होगा, दैट इज़ प्रिटी मच एम्बिगुअस. वो कन्फ्यूजन अभी यहाँ पर बना हुआ है. सजेस्ट किया गया है कि इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाइड, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन. देन अ न्यू कैटेगरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज़ अ फोर्स्ड आइडेंटिटी. यानी कि ऐसे लोग जिनकी जेंडर आइडेंटिटी को फोर्सफुली चेंज किया जाता है, फोर्सफुली दे हैव टू अंडरगो हार्मोनल चेंजेस, सर्जरीज एट्सेट्रा, दैट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड. उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएंगे, उसके अगेंस्ट पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. पेनल्टीज़ को और स्ट्रिक्ट किया गया है. पहले आपकी जो अप टू 2 years की पेनल्टी थी उसे बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, आजीवन कारावास कर दिया गया है. और आपका फाइन जो होगा दैट विल बी बिटवीन 1 लाख to 5 लाख रुपीज़. तो क्या मेजर चेंजेस हमने बोले, पहला तो डेफिनेशन ही पूरी चेंज कर दी गई है. सेकेंड, हमने बोला जो सेल्फ डिक्लेरेशन था इसको हटा दिया गया है. आपकी पेनल्टीज जो अप टू 2 years थी इसे बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है. एक फोर्स्ड आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इट इज प्रोहिबिटेड ऑब्वियसली. वन मोर अमेंडमेंट इज देयर, वन मोर प्रोविजन इज देयर, दैट इज कि अब अगर आप किसी भी तरह की मेडिकल सर्जरी करवाते हैं टू चेंज योर organs or to change your hormones etc., तो that has to be mandatorily declared, that has to be mandatorily reported. It is mandatory to report it. ठीक है, तो आपको किसी भी ऐसी सर्जरी में जाने के बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, yes that I have undergone this surgery, right? So these are the provisions of the amendment bill. अब क्यों इसके अगेंस्ट बोला जा रहा है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट अलॉन्ग विद द प्रोविजंस, पर लेट्स सी इट अलग से. सबसे पहला यही कि नालसा के जजमेंट के अगेंस्ट है. नालसा ने साफ साफ कहा है आपका राइट होना चाहिए अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने का, और ये उसके अगेंस्ट है. सेकेंड, क्लिनिकल गेट कीपिंग. अब आप ये जो जेंडर आइडेंटिटी है इसको पैथोलॉजाइज कर रहे हो. पैथोलॉजाइज, देयर इज अ वर्ड, पैथोलॉजाइजिंग, पैथोलॉजाइजेशन. आप पैथोलॉजी क्या होती है कि आपको कुछ बीमारी है, आप उसको डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट के अंदर जा रहे हो, दैट इज पैथ लैब्स वगैरह जो हम उसको कहते हैं, राइट. अब दिस इज नॉट अ बीमारी, राइट, दिस इज योर आइडेंटिटी, योर जेंडर, इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी क्योर्ड. तो उसको इस तरीके से मेडिकलाइज कर देना, पीपल आर अगेंस्ट इट, द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आर अगेंस्ट इट, कि ये सही नहीं है. देन इरेजर ऑफ जेंडर डाइवर्स आइडेंटिटी, इतनी बड़ी डाइवर्स डेफिनेशन को आपने बहुत नैरो कर दिया है. सर्विलांस आप यहाँ पर कर रहे हैं. अब अगर किसी की प्राइवेट लाइफ है, दे वांट टू अंडरगो एनी काइंड ऑफ सर्जरी, व्हाई शुड दे रिपोर्ट इट टू यू, व्हाई शुड दे टेल इट टू यू, राइट. ठीक है. लास्ट, लैक ऑफ कंसल्टेशन, बिगेस्ट क्रिटिसिज्म
कि आप ये जो बिल लेकर आए हैं इसमें कम्युनिटी से आपने कोई सजेशन नहीं लिए हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं लिए हैं. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस बिल, राइट. यही सारे रीजंस हैं कि पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट इट, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, एंड दे आर रनिंग कैंपेन्स कि इस बिल को वापस ले लिया जाए. ठीक है, ओके. सो इफ़ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन कि कब थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया, द आंसर वुड बी इन 2017 आफ्टर द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और उसके बाद ही एक्ट लाया गया है. ओके, सम अदर मेजर्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, जैसा हमने कहा कि बहुत ही वल्नरेबल कम्युनिटी है, इसके वेल बीइंग के लिए सरकार कुछ ना कुछ लाती रहती है और करती रहती है. ऑल्दो दिस अमेंडमेंट बिल इज़ नॉट इन द लाइन विद दैट, इट इज़ प्रिटी मच नैरोइंग एवरीथिंग, ऑल द राइट्स जो आपने दिए थे उसको बहुत नैरो डाउन ये कर रहा है, राइट. ठीक है, सम अदर स्टफ, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसजेंडर पर्सनस रूल्स जो 2020 में लाए गए एक्ट को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए. ये आपका पूरा प्रोसेस बताता है कि कैसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेते हो. ये स्टेट्स को कहता है कि उनको वेलफेयर बोर्ड्स बनाने होंगे, पॉलिसीज़ बनानी होगी, राइट, सेल्स बनाने होंगे ताकि वो इसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सकें. देन अदर इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, ओके, अदर इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, एनसीटीपी हमने देख लिया, उस एक्ट के अंदर ये बनी है और ये पूरा इंश्योर करती है इम्प्लीमेंटेशन को, ग्रीवांसेस को एड्रेस करती है और सजेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को. नेक्स्ट, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, जहाँ पर जाकर आप अपनी सर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो. तो स्पेसिफिक पोर्टल है ताकि आपको ऑफलाइन ना भागना पड़े एंड डिजिटली आपका काम हो सके. यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, अलग अलग तरह की वेलफेयर स्कीम्स जो आपके लिए चल रही है दैट यू कैन एक्सेस, राइट. लास्ट, ट्रांसजेंडर एज सोशल, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका जो नालसा केस था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, उसमें एक और रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंस दे आर वेरी बैकवर्ड एंड वल्नरेबल इन द सोसाइटी, इन द सोशल एरेना, तो दे मस्ट बी ट्रीटेड एज देम, है ना, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. दे मस्ट बी ट्रीटेड एज देम. जैसे ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलता है, सिमिलरली इनको भी प्रोविजंस मिलने चाहिए. तो ये सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक रिकमेंडेशन था, इट वॉज नॉट डायरेक्टेड, तो ये कंपल्सरी नहीं था सबके लिए, इट वॉज जस्ट अ रिकमेंडेशन. और बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बना जिसने उनको ओबीसी के बराबर माना, ओबीसी का दर्जा दिया, और 1% हॉरिजॉन्टल reservation has been provided to them in Karnataka in all the government jobs and education. ठीक है. Last, one more important scheme is the SMILE scheme, which stands for support for marginalized individuals for livelihood and enterprises. तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके जॉब्स के लिए, उनके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए आपके पास ये स्माइल अम्ब्रेला एक स्कीम है जिसके अंडर बहुत तरह की सब स्कीम्स और वेलफेयर इनिशिएटिव्स उनके लिए लाए जाते हैं. सो अगेन आपको जब भी अपने आंसर्स लिखने हो, यू कैन एनरिच योर आंसर्स विद द स्माइल स्कीम. एंड लास्ट इज गरिमा गृह. गरिमा गृह आर शेल्टर होम्स, तो उनको रिहेबिलेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गरिमा गृह बनाए गए हैं, जहाँ पर सरकार उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड कराती है ताकि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर की जा सके. दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्ट एंड वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द ट्रांसजेंडर्स. तो आपको पता होना चाहिए ये एक्ट कब आया, इसके पीछे कौन सा केस है, नालसा केस में और क्या कहा गया था वो आपको पता होना चाहिए. अमेंडमेंट की प्रॉब्लम्स क्या हैं दैट यू मस्ट नो, एंड वेरियस अदर इनिशिएटिव्स यू मस्ट नो. तो यू कैन ऑल्सो चेक वेरियस अदर स्टेट इनिशिएटिव्स. तो कर्नाटका के अलावा भी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं. ऑल्दो रिजर्वेशन ओबीसी के बराबर फिलहाल कर्नाटका ने ही दिया है. दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक. आपको अगर ये आर्टिकल चाहिए हो, ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए हो, तो यू कैन एक्सेस दिस ऑन आर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा दूंगी. ये डॉक्यूमेंट आपको इंग्लिश साथ ही साथ हिंदी में भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट टुडे. लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू अमेंडमेंट बिल? डू यू थिंक इट इज़ फॉर गुड or for bad? Do write in the comment section and do give your feedback. Have a nice day. Keep studying. Take care. Bye bye.